गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज फिर से एक तीसरी वीडियो है हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास के बारे में। बट उससे पहले मैं हर रोज़ की तरह आपको यही कहता हूँ कि जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं, तो आपके आगे जो है स्टडी टेबल पे जो है हिमाचल का मैप, जिस जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट का आपके आगे मैप और इंडिया का मैप आपके आगे होना चाहिए, ताकि आपको उसकी जो स्टेट है उनकी आपको लोकेशन याद रहनी चाहिए और राजधानी भी याद रहनी चाहिए। कभी कभी राजधानी पूछ लेता है, यूपीएससी तक पूछ लेता है कि नॉर्थ ईस्ट की कई बार पूछ लेता है कि राजधानियाँ किसकी क्या है, राजधानी क्या थी। ओके, तो आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब तो बहुत ही ज़्यादा इशू भी हो रहे हैं। जैसे मणिपुर में, हर रोज़ बताता हूँ, मणिपुर में दो जनजातियाँ जैसे कि मैतेई और नागा, इनके बीच में जो है डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक है, और तो इसकी आपको मणिपुर की राजधानी याद रखनी चाहिए कि इम्फाल, और है कहाँ पे, आपको लोकेशन याद होनी चाहिए इसकी। ओके, और हर रोड की तरह मैं बता रहा हूँ कि जैसे सिक्किम में भी बाढ़ आई थी, और वहाँ पे किस पे बाढ़ आई थी, तीस्ता नदी। ओके, तो इसकी भी आपको राजधानी याद रखनी चाहिए कि गैंगटॉक इसकी राजधानी है, और लोकेशन आपको याद रखनी है। और हाँ, जैसे हम हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कहाँ है मैप में, और कौन से स्टेट को ये टच करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यूटी है लद्दाख, यूटी है जे एंड के, तो यूटी, दो यूटी टच करती है। और स्टेट, एक पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी, फोर्थ नंबर इज उत्तराखंड। तो 4 स्टेट टच करते हैं, टोटल मिला के 6। ठीक है, तो कहीं से भी पूछ सकता है कोई भी। और आपको हर रोज़ की तरह बता दूं कि जो सबसे बड़ा है एरिया वाइज, वो है राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर। और जो भारत के जो 9 राज्य हैं जो कोस्टल एरिया से टच करते हैं, ठीक है, ये कोस्टल मतलब समुद्री एरिया से टच करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है गुजरात, जिसकी सबसे बड़ी समुद्री सीमा है गुजरात में। ओके, गुजरात की। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, थर्ड पे आता है कर्नाटक, और यहाँ पे गोवा भी है। फोर्थ, फिफ्थ इज केरला, सिक्स तमिलनाडु, सेवन्थ आंध्र प्रदेश, और एट्थ ओडिशा, नाइन्थ वेस्ट बंगाल। 9। और आपको बता दूं कि जो पश्चिमी घाट है, कितने टच करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तमिलनाडु भी है इसमें, पश्चिमी घाट में 6। और कितने आते हैं, 1 2 3 4, 4 इस पे पूर्वी घाट। ठीक है, तो बस इसमें आपको इतना ही बताऊंगा। और सॉरी, बैटरी डाउन होगी, पता नहीं चल पाएगा काम कि नहीं चल पाएगा। और सेकंड, आपको जैसे मैंने बताया है कि मैं मंडी से हूँ, तो मंडी का एरिया टच करता है हर बारी। तो पहले मैं अपने मंडी की बात करता हूँ। जैसे मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा। ठीक है, मंडी में आपको याद रखना चाहिए कि 6 डिस्ट्रिक्टें टच करती है मंडी की सीमा को। अब सेकंड, मैं चंबा की बात करता हूँ, और चंबा में अभी एक्सीडेंट भी हुआ, कल बस गिरी हुई है। ओके, तो चंबा को कितने टच करते हैं, लाहौल स्पीति 1 और कांगड़ा 2। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी। ओनली 2 ही डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ। ओके, और हिमाचल में जो अदर स्टेट है वो कितने टच होते हैं, मैंने पहले बता दिया। पंजाब यहाँ है, हरियाणा यहाँ है, उत्तराखंड यहाँ है, और नीचे यहाँ जैसे यूपी भी है, इस पे बताया नहीं गया है बट ठीक है। सिरमौर में नीचे लगता है यूपी का सहारनपुर। और देश चाइना, ऊपर से लद्दाख, और जे.एंड.के, ये यूटी है, जो कि 2019 में बनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँगा जो मेन हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का, गुप्त काल।
ये है हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। और हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास में आज हमारी लास्ट वीडियो है प्राचीन भारत में। ठीक है, उसके बाद आ गया मध्यकालीन इतिहास हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो अब करते हैं बात गुप्त काल की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है 319 में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। और चंद्रगुप्त कौन से थे? श्रीगुप्त के पोते। यहाँ लिख दूं, श्रीगुप्त के पोते थे। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं, आप देख लेना इसको, बोलने पे मेरा ध्यान रखना, आपकी लिखते रहना आप नोट्स बनाते बार, जो मैंने लिखे आप सेम सेम लिख देना। और जो जो समुद्रगुप्त है इसको भारत का नेपोलियन नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है, जैसे जापान के थे। तो जो है इन्होंने क्या किया था, 340 ईस्वी में पर्वतीय जनपदों को जीता था। ये आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया था इन्होंने। ठीक है, और कुलीन जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है। अधिकार था कि नहीं समुद्रगुप्त का इस पे, तो इस पे उल्लेख नहीं मिलता है इसका। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं कभी भी कि जो जनपद थे इसमें कुलीन का है कि नहीं। ठीक है, और आगे बात करता हूँ। पता नहीं, शायद ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य के अधीन आ गया होगा, पता नहीं है, हमें इस बात में पूरी पुष्टि नहीं कर सकते। ठीक है, और आगे बात करता हूँ। कुछ जनपदों में समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। हरिसेन जो कि इलाहाबाद से आए थे, उनकी प्रशस्ति में से पता चलता है। ठीक है, और भद्र, त्रिगर्त, औदुंबर, कुलुत, कीर्तपुर जनपदों से। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, फिर से रिपीट कर देता हूँ। हरिसेन जो कि इलाहाबाद प्रयागराज प्रशस्ति से भद्र, त्रिगर्त, औदुंबर, कुलुत, कीर्तपुर जनपदों पर समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ। ज़्यादा सही नहीं लिखता हूँ मैं, लिख पाता हूँ यहाँ पे, पर अब लिखना भी है बोलना भी है तो ज़्यादा सही नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब ये इनमें रखना है आपको याद कि कहाँ कहाँ से इनका विजय का, समुद्रगुप्त की विजय जो है यहाँ पे इनका मिलता है उल्लेख। ठीक है, सभी राजाओं ने इनकी अधीनता जो है स्वीकार करी थी। और मैंने ये भी बता दिया है कि जो कुलीन जनपद था इसमें से इनका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, और सेकंड में बात करता हूँ। जो हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। हूणों का आक्रमण जो किया था, हूण अपने आप को क्या मानते हैं, यहाँ लिखा है मैंने नीचे, चलो नीचे बोल दूंगा। ठीक है, हुनों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण बना था। कालिदास की कुमार संभव मेघदूत की रचना इसी काल में हुई थी। ठीक है, और जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने हुनों की प्रजाति किया था, उन्होंने उसको पराजित किया था, उनको हराया था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, ये पराजित है हो गए, हराया था मतलब। और गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखी थी। इसके बाद प्रभाव कम और विघटन हो गया था, मतलब इसके बाद जो है कोई ऐसा हुआ ही नहीं कि जो इसको संभाल पाया, उसने उसको बनाए रखा, मेंटेन किया, नहीं हो पाया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कालिदास ने कुमार संभव और मेघदूत की रचना भी इसी काल में की थी, जिसमें हिमालय का वर्णन मिलता है। हिमालय में पर्वतीय प्रदेशों में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ मैं फिर से हूणों की बात कर देता हूँ। हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण बना था, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ गुप्त काल में, नीचे गुप्तोत्तर काल की बात करता हूँ, इसमें हूण और हर्षवर्धन आते हैं। गुप्तोत्तर काल में हूणों के आक्रमण, जो कि 521 ईस्वी में हूणों के तोरमान के नेतृत्व में पश्चिम हिमालय पर आक्रमण किया था इन्होंने। या काफ़ी क्षेत्र अपने अधीन किया था इन्होंने, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो तोरमान के पश्चात उसके पुत्र थे मिहिर कुल। इसे भारत का एंटीला कहा जाता था। ये भी आपको याद रहनी चाहिए कि एंटीला किसको कहा जाता था। तो तोरमान के जो पुत्र थे मिहिर कुल, उसे भारत का एंटीला कहा जाता था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है 525 ईस्वी में पंजाब से लेके मध्य भारत 525 में भारत पंजाब से लेके मध्य भारत तक के क्षेत्र अपने अंडर कर लिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और मगध सम्राट नरसिंह बालादित्य और यशोवर्मन ने महिर कुल को पराजित कर कश्मीर भागने पर मजबूर किया। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मगध सम्राट थे नरसिंह बालादित्य और यशोवर्मन ने इनको जो है पराजित किया था और कश्मीर भागने पर मजबूर कर दिया था। यही आपको याद रखना है। और हूणों के वंशज माने जाते हैं। गुज्जर स्वयं को हूणों के वंशज मानते हैं। ठीक है, ये आपको, ये मैं यहाँ पे बोल रहा था ना, गुज्जर अपने को हूणों के वंशज मानते हैं, मानते थे या है, कुछ भी। और नेक्स्ट बात करता हूँ मैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन एवं हुइनसांग, जो कि एक चीनी ट्रैवलर थे। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी में बैठे थे। ठीक है। और नगरकोट पर विजय भी 600 गद्दी पर बैठे। इसके शासनकाल में शासक के प्रमुख केंद्र कहाँ थे? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, कन्नौज। ये इनके टाइम में मेन वो थे, एरिया थे शासनकाल के। और भारत में 629 से लेके 644 ईस्वी में चीनी यात्री हिंसंग आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हिंसंग 635 में जलंधर आया और वहाँ के राजा उतितस उमिदा, ये भी आपको याद रखना है। जलंधर आया, उतितस उदिमा राजा का 4 महीने मेहमान रहा है। ये पहले भी आया है चेस में, ये आपको ध्यान रखना है। और गया कहाँ था? कुल्लू, लाहौल, सिरमौर की यात्रा की थी उसने उस टाइम। और चीन वापसी का समय क्या था इसका? 643 जलंधर रुका था। वापसी के समय जब वो चीन वापस जा रहा था तो जलंधर रुका था 643 में। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो हर्षवर्धन था, इसकी मृत्यु भी हो गई थी 647 में, यहाँ लिखा है मैंने। ठीक है। और इसके अनुसार कुल्लू राजा जो बिंगमणि पाल जो थे 500 ईस्वी में था, और इन्होंने घेरा अपना 75 मील तक बना दिया था। और त्रिगर्त घेरा 267 मील, जो कि लंबा 213 मील और चौड़ा था। 263 मील लंबा और चौड़ा था 213। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो जो जो हर्षवर्धन की जो मृत्यु मानी जाती है 647 ईस्वी में हुई थी। और कल्हण की पुस्तक जो थी राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा ललितादित्य ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच युद्ध का विवरण मिलता है। त्रिगर्त, ब्रह्मपुरा, चंबा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर यशोवर्मन के प्रभाव का विवरण मिलता है। 9वीं शताब्दी में त्रिगर्त और ऊपरी सतलुज क्षेत्रों पर कश्मीर राज्य का अधिकार हो गया था। ये आपको थोड़ा सा एक ऐड कर लेना है अपने नोट्स में। ठीक है। और जो निर्मंड का जो ताम्रपत्र था, निर्मंड के ताम्रपत्र में स्पीति के राजा समुद्रसेन का वर्णन मिलता है। ठीक है। निर्मंड कहाँ है? कुल्लू, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल में त्रिगर्त और कुल्लू के अलावा छोटे छोटे सरदारों के समूह उभर कर आए, जिन्हें ठाकुर और राणा कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच
मैदानों से आए राजपूतों ने हिमाचल में अपने राजवंश स्थापित किए। राणा ठाकुरों को अपने सामंतों की स्थिति में पहुंचा दिया था इन्होंने। मैंने बताया आपको कि ठाकुर और राणा कौन कहे गए। जो हिमाचल प्रदेश में त्रिगर्त और कुल्लू के अलावा छोटे छोटे सरदारों के जो ग्रुप थे वो उभर के आए थे, जिन्हें ठाकुर और राणा कहा जाता था। और गुप्तोत्तर काल में ठाकुरों के शासनकाल को अपट ठकराई तथा अधिकार क्षेत्र को ठकुराई कहा जाता था। राणाओं के अधिकार क्षेत्र को राहुन कहा जाता था। और 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच, जिन्होंने मैंने आपको पहले बता दिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और गुप्तोत्तर काल में ठाकुरों के शासनकाल यहाँ लिख देता हूँ। क्या कहा जाता था? अब ठकुराई शासनकाल को। और अधिकार क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ठकुराई। ये आपको ध्यान रखना है। और राणाओं के अधिकार क्षेत्र को क्या? राणाओं के अधिकार क्षेत्र ये लिख देता हूँ। राहुन कहा गया। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। ओके, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। और मुझे भी खुशी है कि यूट्यूब हमारी वीडियो को जो है रिकमेंड कर रहा है देखने को, औरों को भी। तो आप देखते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। आप सेम नोट्स वैसे ही बनाते रहिए। एचएस तक के पेपर को हिमाचल प्रदेश में आपकी जो है अच्छे से मेहनत रंग लाएगी आपकी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ और अच्छा कंटेंट आपको दूँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।